गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आई डॉक्टर अमनदीप वेलकम यू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर दैट इज बैंकिंग लैंडिंग विच इज आल्सो नोन एज एडवांसिंग लोन्स। तो लेट्स स्टार्ट दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन डिटेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंकिंग लैंडिंग, what types of loans are given by banks, and what is the significance of banking lending, and ultimately what are the principles which must be kept in mind while giving loans to the borrower। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, बैंकिंग लैंडिंग जो है वो कमर्शियल बैंक का एक मेन फंक्शन है। देखिए, जब हमने स्टार्टिंग में बैंक के फंक्शंस किए थे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बैंक के दो मेन फंक्शन है, डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना और लोन देना। तो लोन देने को हम बैंकिंग लैंडिंग भी बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवांसिंग लोन्स और लैंडिंग द अमाउंट। तो बैंकिंग लैंडिंग जो है वो बैंक का एक मेन फंक्शन है। अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट करना उसका एक पहला फंक्शन है तो लोन देना भी उसका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। दोस्तों, लैंडिंग जो है बैंक की एक प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है। लैंडिंग से या लोन देने से बैंक को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, और वही इंटरेस्ट उसकी एज ए इनकम बनता है। तो अर्निंग प्रॉफिट जो है वो मेन एक्टिविटी है। बिजनेस जो है बैंकिंग का वो क्या है? बैंकिंग का मेन काम क्या है? इंटरेस्ट कमाना। तो ये इंटरेस्ट कैसे कमाया जाता है? जो आप लोन देते हो तो डिपॉजिट के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है और लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज द प्रॉफिट ऑफ द बैंक। अब बात ये आती है दोस्तों कि बैंक जो है लैंडिंग के बिना नहीं चल सकता। आप डिपॉजिट ही डिपॉजिट लेते जा रहे हो, बैंक कस्टमर से डिपॉजिट ले रहा है बट आगे लोन नहीं दे रहा, तो बैंक को कमाई कैसे होगी? बैंक को अगर कमाई नहीं होगी तो बैंक इंटरेस्ट कैसे पे करेगा डिपॉजिटर्स को? तो हमें यह समझ में आया कि प्रॉफिट जो है बैंक का वो लैंडिंग से आता है, वो लोन देने से आता है। बैंक को प्रॉफिट कहां से होता है? लोन देने से। अब देखिए, डिपॉजिटर्स जो भी हैं, जो भी कस्टमर बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते हैं, पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, वो सारे का सारा आप लोन के रूप में नहीं दे सकते। सारे की लैंडिंग नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि डिपॉजिट का कुछ पार्ट आपको कैश रिजर्व रेशो के रूप में रखना होता है और कुछ पार्ट आपको SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के रूप में अपने पास रखना होता है। कुछ तो आपको RBI को देना होता है और कुछ अपने पास लिक्विडिटी की फॉर्म में रखना होता है। बाकी जो बच जाता है वो आप लोन के तौर पे दे सकते हो। तो बाकी जो फंड आपके बच गए हैं उसको बड़े ही केयरफुली आपको लोन देना होता है ताकि आपको रिटर्न उस पर आती रहे और उस पर रिस्क भी ना रहे। तो जो प्रॉफिट आपको लैंडिंग के ऊपर होता है, आपको जो लैंडिंग के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, आप इस इंटरेस्ट का क्या करते हो? सबसे पहले तो जो डिपॉजिटर ने जो पैसा जमा करवा रखा है उसको आप इंटरेस्ट पे करते हो, और बाकी जो आप है वो डिविडेंड देने में, अपने बैंक के खर्चे निकालने में, सैलरी पे करने में, इन सब कामों में लग जाता है वो पैसा। तो लैंडिंग एक्टिविटी जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बिजनेस की। बैंक जो है वो बिना लोन के, बिना लैंडिंग के नहीं चल सकता। अब लैंडिंग जो है वो किन बातों पे डिपेंड करती है? लैंडिंग डिपेंड करती है दोस्तों RBI की मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में डिसाइड होता है कि आपका कैश रिजर्व रेशो क्या होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना जो बचा हुआ पैसा है उसको लैंडिंग में लगाते हैं। अब जो आपका दोस्तों
सबसे मेन बात क्या आती है, जो आपके डिपॉजिट्स होते हैं दोस्तों, वो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं और एक फिक्स पीरियड के लिए भी होते हैं। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है कि वो कभी भी वापस मंगवाए जा सकते हैं कस्टमर के द्वारा, और अगर फिक्स डिपॉजिट है तो वो एक फिक्स पीरियड के लिए आपने दे रखी। तो दोस्तों जो आप लैंडिंग करते हो वो बड़ा ही सोच समझ के करनी चाहिए कि लैंडिंग अगर आपने लंबे टाइम के लिए किसी को लोन दिया है तो वो आपको बहुत ही सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि वो आपको कई सालों तक नहीं मिलने वाला। और इधर जो डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट है, वो कभी भी पैसा वापस मांग सकता है अपना, जिसने अपना पैसा जमा करवाया है। तो ये जो डिमांड डिपॉजिट होते हैं इसको कभी भी लॉन्ग टर्म लैंडिंग के लिए यूज नहीं करना चाहिए। आप फिक्स डिपॉजिट को लैंडिंग के लिए यूज कर सकते हो। तो हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म लैंडिंग को कभी भी शॉर्ट टर्म डिपॉजिट से नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बैंक के लिए काफी खतरनाक हो जाएगा। अब दोस्तों ये बात आती है कि बैंक जो है वो लैंडिंग किस तरह से करता है। देखिए अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे और आजकल जो सॉफ्टवेयर आए हुए हैं, आजकल जो आपके बस बैंक में जो कंप्यूटर लगे हुए हैं, उसके बेस पे बैंक जो है बड़े ही सोच समझ के लैंडिंग करता है, और काफी सोच समझ के कुछ एक पॉइंट्स हैं जो आगे आएंगे, उन सब पॉइंट्स को ध्यान में रख के ही लैंडिंग की जाती है। तो मैंने आपको बताया कि लैंडिंग या एडवांसिंग लोन, ये दो जो बेसिक फंक्शन है उसमें से एक फंक्शन है। दो बेसिक फंक्शन क्या है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, पहला फंक्शन तो है ये, और दूसरा फंक्शन क्या है, जो आपके पास डिपॉजिट आया है उसको लैंड करना। लैंडिंग जो है आपका एक प्रॉफिट और रेवेन्यू अर्निंग प्रोसेस है, क्योंकि इससे आपको इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, इससे कमाई होती है बैंक को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंडिंग पॉलिसी जो होती है बैंक की कि कितना आपने देना है, वो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी से डिसाइड होता है। कमर्शियल बैंक जो है ज्यादातर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन जो है आपके इंडस्ट्रियल बैंक जो होते हैं, जिसको हम इन्वेस्टमेंट बैंक या डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, वो देते हैं। कमर्शियल बैंक भी आजकल लंबे टाइम के लिए लोन दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो डेवलपमेंट बैंक थे, जैसे आपके HDFC है, ICICI है, IDFC है, IDBI है, ये सारे पहले डेवलपमेंट बैंक होते थे, बट इन्होंने अपने आप को कमर्शियल बैंक में ही कन्वर्ट कर लिया है। अब बात आती है दोस्तों की बैंकिंग लैंडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। बैंक जो लोन देता है, बैंक जो लोन एडवांसेस, लोन कह लो या एडवांसेस कह लो, वो जो दे रहा है लोगों को, बिजनेसमैन को, कंज्यूमर को, बोरोवर को, किसानों को, उसके सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए जो बैंक है, बैंक की जो मेन एक्टिविटी है प्रॉफिट कमाने की, वो क्या है, लैंडिंग है। लोन देने से ही बैंक को फायदा होता है, लोन देने से ही बैंक को कमाई होती है। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बैंक या लैंडिंग का, कि प्रॉफिट कमाया जाए, रिस्क को कम से कम रख के, और ये भी ध्यान रख के कि हम जो है लोगों की नीड को पूरा करें। लोगों को जो पैसा चाहिए प्रोडक्टिव पर्पस के लिए, कंजप्शन पर्पस के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, उन सारे पर्पसेस के लिए बैंक लोन देता है, और इस बात का खास ध्यान रखता है कि लोन जो है वो टाइम पे वापस आ जाए और पब्लिक को भी लोन मिल जाए। अब देखिए कमर्शियल बैंक जो है वो लगभग उसकी जो 60 से लेकर के 70% तक जो प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी है वो कहां से आती है, लैंडिंग से, लोन देने से। तो लोन देने से बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, उसको कमाई होती है। तो ये टोटल कमाई का 60 से 70% कहां से आता है, बैंकिंग लैंडिंग से। तो बैंकिंग लैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बैंक के लिए, और बैंक की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि बैंक का लैंडिंग प्रोग्राम कैसा है। लैंडिंग प्रोग्राम मतलब कि बैंक कितने एफिशिएंटली और कितने बढ़िया तरीके से अपने लोन्स को मैनेज कर रहा है। जिन भी कस्टमर ने लोन लिया है, बोरोवर्स ने, वो टाइमली इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं और टाइमली ही प्रिंसिपल की पेमेंट भी कर रहे हैं, ताकि बैंक अपना काम ढंग से चला सके।
अब बात करते हैं कि ये जो बैंक लोन्स और एडवांसेस देता है, बैंक जो लैंडिंग कर रहा है, अलग अलग बिजनेसमैन को दे रहा है, फार्मर्स को देता है, दुकानदारों को, पर्सनल लोन इंडिविजुअल भी ले सकता है। तो इससे फायदा क्या है, क्या कंट्रीब्यूशन क्या है इकोनॉमी के अंदर? तो अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमी के अंदर बैंकिंग लैंडिंग का, कि बैंक जो लोन दे रहे हैं उसका इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले तो ये बैंक जो है दे आर द एजेंट्स ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन, कि ये इनडायरेक्टली प्रोडक्शन के अंदर एज ए एजेंट काम कर रहे हैं। डायरेक्टली तो ये प्रोडक्शन नहीं कर रहे, बट इनडायरेक्टली दे आर द एजेंट्स, दे आर द एजेंट ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन। देखिए बैंक जो है वो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन के एजेंट कहलाते हैं। बैंक क्या करता है, लोन देता है, किसको? प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को। अब ये जो लोन दिया गया है, इससे प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? रॉ मटेरियल खरीदेगा, मशीनरी खरीदेगा, लेबर को उसकी लेबर देगा, और जो प्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो सारे के सारे किससे होते हैं? लोन देने से आते हैं। तो सब कुछ किस पे डिपेंड करता है? लोन पे। लोन देने से ही मशीनरी आएगी, लोन देने से वो सैलरी दे पाएगा, लोन देने से वेजेस दे पाएगा, लोन से रॉ मटेरियल आएगा, लोन से ही और सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजप्शन है, सारा होगा। तो एक किस्म से जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें एजेंट के तौर पे किसने काम किया? बैंक ने। बैंक ने लोन दिया, लोन देने से बाकी सारे काम स्टार्ट हुए। तो इससे एक किस्म से इनडायरेक्टली बैंक ने बहुत ज्यादा हेल्प की है प्रोडक्शन के अंदर। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। देखिए बैंक जब, कमर्शियल बैंक जो है जब लोन देता है, तो लोन देने से क्या होता है? प्रोड्यूसर के पास पैसा आता है, मैन्युफैक्चरर के पास पैसा आता है, बिजनेसमैन के पास पैसा आता है। उस पैसे के आने से क्या होगा? वो प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। तो बैंक ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में बड़ा ही महत्वपूर्ण हाथ अदा किया है, इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। बैंक अगर लोन नहीं देगा तो प्रोडक्शन ही नहीं होगा। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा तो फिर एम्प्लॉयमेंट कहां से मिलेगी? तो इट मीन्स मास प्रोडक्शन के अंदर, मास डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर और मास कंजप्शन के अंदर, तीनों में ही बैंक का बड़ा हाथ है। प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन कहां से होगा? प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो इन सब एरियाज के अंदर जहां भी प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो सारे के सारा एक किस्म से बैंक ने स्टार्ट किया है। इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखिए बैंक जब आपको लोन और एडवांसेस देता है तो उसकी वजह से क्या होता है? बिजनेसमैन क्या कर पाते हैं? प्रोडक्शन कर पाते हैं। वो प्रोडक्शन करेंगे, आपको नई नई आइटम्स खरीदने को मिलेंगी, अच्छी अच्छी आइटम आपको खरीदने को मिलेगी, जिससे कि आपका जब प्रोडक्शन होगा बिजनेसमैन की इनकम बढ़ेगी। प्रोडक्शन होगा तो उसके साथ जो लोग लगे हुए हैं उन सबको रोजगार मिलेगा। उन सबको जब रोजगार मिलेगा तो उन सबकी इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ने से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनका खाने पीने का तरीका, उनका रहने सहने का तरीका, अच्छे कपड़े, अच्छे गाड़ियां, अच्छा फ्रूट, ये सारी चीजें, अच्छा रहने का मकान। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती हैं? बैंक जितना अच्छा लोन देता है लोगों को, जितना इजीली लोन देगा बिजनेसमैन को, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखिए दोस्तों, ओवरऑल अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें किसी भी कंट्री की, तो बैंक उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्या आज हम एक दिन भी सोच सकते हैं बैंक के बिना जीने की? 2 दिन के लिए अगर स्ट्राइक हो जाए बैंकों की तो सारा काम रुक जाता है। तो बैंक बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ये जो बैंक लोन्स देते हैं, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है कंट्री की, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ता है, कंजप्शन बढ़ता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। तो इन सारी चीजों से क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज आती हैं, जिससे कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सारी चीजें इंक्रीज होती हैं। अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। रेजिज द लेवल ऑफ कंजम्पशन।
देखिए, कंजम्पशन का लेवल भी इंक्रीज करता है बैंक। कंजम्पशन के लेवल का मतलब लोगों के कंज्यूम करने की क्षमता। बैंक आपको पर्सनल लोन देता है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड दे रहा है, तो पर्सनल लोन से और क्रेडिट कार्ड से आप जो चीजें पहले नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीद सकते हो। आपके घर में फ्रिज की इच्छा है, एसी लगाने की इच्छा है, माइक्रोवेव ओवन लाने की, कार लाने की, स्कूटर लाने की, बाइक लाने की, ये सारी इच्छाएं आप पर्सनल लोन से, क्रेडिट कार्ड से, कार लोन से पूरी कर सकते हो। तो इससे आपकी कंज्यूम करने की पावर बढ़ती है। तो बैंक जो है आपको लोन प्रोवाइड करवा करके कांस्टेंट डिमांड पैदा करता है कंज्यूमर गुड्स की, जैसे कि कार की डिमांड, हाउसेस की डिमांड, अप्लायंसेस की डिमांड। इसके अलावा कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज भी बैंक बहुत ज्यादा बढ़ाता है। तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ता है, तो अल्टीमेटली उसको कंज्यूम करने के लिए कंजम्पशन लेवल भी बैंक इंक्रीज करता है। कैसे? इनडायरेक्टली आपको वो लोन प्रोवाइड करवाता है बहुत ही इजी टर्म्स के ऊपर, जिससे कि आप बहुत जल्दी लोन ले सकते हो और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हो। तो आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ता है। सोर्स ऑफ बैंक्स प्रॉफिट। देखिए, बैंक का सबसे अच्छा जो प्रॉफिट का सोर्स है वो क्या है? लैंडिंग। मैंने आपको बताया कि लगभग 70% जो आपको इनकम होती है वो लैंडिंग से होती है। तो आपकी बैंक का जो प्रॉफिट है, कमर्शियल बैंक का जो प्रॉफिट है, उसमें बैंकिंग लैंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हालांकि बहुत ही प्रॉफिटेबल पार्ट है टोटल आपकी इनकम का, बट ये रिस्की भी बहुत है। तो ये बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही सेफली, एफिशिएंटली, प्रॉफिटेबली ये एक्टिविटी हमें करनी चाहिए। तो दीज वर सम ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैंकिंग लैंडिंग। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ लोन्स। कि लोन को हम कितने पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, कितनी तरह का लोन होता है। तो बैंक लोन जो है वो अकॉर्डिंग टू पर्पस भी हो सकता है। वी कैन क्लासिफाई द बैंक लोन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि आपका पर्पस क्या है। देखिए दोस्तों, बैंक जो आपको दो पर्पस के लिए लोन देता है, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए और कंजम्पशन पर्पस के लिए। जब आप प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेते हो, जैसे कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ट्रेड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो दीज आर कॉल्ड प्रोडक्टिव पर्पस लोन। कि आप कुछ बनाना चाहते हो, आप कुछ प्रोड्यूस करना चाहते हो, उसके लिए बैंक आपको लोन देते हैं। दूसरा होता है बेटा कंजम्पशन पर्पस के लिए, कि आपने कार खरीदनी है, घर खरीदना है, फर्नीचर खरीदना है, बाइक खरीदनी है, एसी खरीदना है, तो ये सब कंजम्पशन पर्पस के लिए। तो इसके लिए बैंक आपको कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड आपको जो देता है बैंक, ये सारे के सारे क्या है? कंजम्पशन पर्पस के लिए लोन दिए जाते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए और कंजम्पशन पर्पस के लिए। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, दो तरह के लोन हो सकते हैं बेटा, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कौन सा होता है? इसमें बैंक जब भी कोई लोन देता है तो उसके अगेंस्ट आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी लेता है, कोई ऐसी चीज आपसे ले लेता है, गिरवी रख लेता है, दैट इज कॉल्ड प्लेज और कोलेटरल सिक्योरिटी हम जिसको बोलते हैं। तो सिक्योर्ड लोन के अंदर कुछ सामान, कुछ प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी वैल्यूएबल आइटम गिरवी रखी जाती है, प्लेज की जाती है। मतलब कि अगर आपने वो लोन नहीं चुकाया तो आपने जो सिक्योरिटी गिरवी रखी थी एज ए सिक्योरिटी, वो आपकी जब्त कर ली जाएगी और आपके जो लोन का अमाउंट है वो वहां से निकाल लिया जाएगा। तो प्लेज सिक्योरिटी जो है सिक्योर्ड लोन के अंदर क्या हो सकती है? कोई भी आपका घर की रजिस्ट्री हो सकती है, आपका प्लांट, बिजनेस के अंदर आपके इक्विपमेंट्स, आपका फिक्स डिपॉजिट रिसीट, आपका स्टॉक, आपका बॉन्ड, ये सारी की सारी सिक्योरिटी के तौर पे जब भी आप लोन लेते हो वो रखी जाती है। तो रीजन क्या है कि अगर आप लोन रीपे ना कर पाओ तो आपने जो चीजें गिरवी रखी हैं उनको बेच के बैंक अपना लोन का अमाउंट निकाल लेगा। अनसिक्योर्ड लोन कौन सा होता है?
जिसमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं रखी जाती, कोई भी प्लेज का सिस्टम नहीं होता। तो दीज टाइप ऑफ लोन्स आर दोज लोन्स विच आर नॉट सपोर्टेड बाय एनी सिक्योरिटी। तो ये कस्टमर को किस बेस पे मिलता है ये लोन? ये कस्टमर को उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के बेस पे, उसकी फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कंडीशन क्या रहने वाली है, उसका पास्ट का रिकॉर्ड क्या है पेमेंट का, और सबसे बड़ी बात उसकी इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब उसकी ईमानदारी, क्योंकि आपने कोई सिक्योरिटी तो रखी नहीं उसकी प्लेज के तौर पे, तो उसकी ईमानदारी के बेस पे, उसकी कंडीशन के बेस पे, उसके पास्ट रिकॉर्ड के बेस पे ये लोन हम देते हैं। फिर बात आती है तीसरी तरह का लोन, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड। देखिए बेटा, मैच्योरिटी पीरियड का क्या मतलब है कि आप कितने दिनों में वो लोन वापस करोगे, मैच्योरिटी कब हो जाएगी उस लोन की। तो सबसे पहला बेटा शॉर्ट टर्म लोन हो सकता है। ये वो लोन होता है जिसकी मैच्योरिटी पीरियड जो है 1 ईयर और उससे कम होते हैं, 1 ईयर और लेस, 1 साल से कम के लिए जब आप लोन लेते हो, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म लोन। इंटरमीडिएट लोन, ये लोन आपके 1 साल से ज्यादा होते हैं बट अप टू 5 ईयर्स। 1 साल से ज्यादा और 5 साल से कम जो लोन होता है उसको हम इंटरमीडिएट लोन बोलते हैं। फिर उसके बाद आता है टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लोन। ये वो लोन होते हैं जो मोर देन 5 ईयर्स के लिए होते हैं। 5 साल से ज्यादा टाइम के लिए जब आप कोई लोन लेते हो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लोन। देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ रीपेमेंट, कि आपने जो लोन लिया है वो आप वापस कैसे करते हो। पहला है बेटा लमसम लोन। लमसम का मतलब है कि आप जो लोन की रीपेमेंट है वो एक साथ कर देते हो, लमसम एक साथ जब आप वापस करते हो, दैट इज कॉल्ड लमसम लोन। एक मैच्योरिटी डेट आपको मिलेगी, उसमें आप सारे का सारा एक बार में पे कर देते हो। और दूसरा लोन ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, कि अब आप क्या करते हो, एक साथ पे नहीं करते, आप इंस्टॉलमेंट के अंदर देते हो, दैट इज कॉल्ड ईएमआई बनवा लेते हो, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। आपने हर महीने इंस्टॉलमेंट बनवा ली, उसके हिसाब से आप इसको पे करते हो। नेक्स्ट आपका है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे भी आप लोन को डिफाइन कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। देखिए लोन जो है कमर्शियल बैंक बहुत सारे सोर्सेज के बेस पे देते हैं। बैंक जो है वो लोन कहां से देगा, लोन के लिए बैंक के पास पैसा कहां से आएगा। तो सबसे पहला तो ये है कि उसका ओरिजिन क्या है लोन का। सबसे पहला तो ये है कि बैंक अपनी कैपिटल में से, जो बैंक की कैपिटल होती है, ऑथराइज्ड कैपिटल या पेड अप कैपिटल, वहां से देते हैं। फिर बैंक अपने रिजर्व में से आपको लोन दे सकते हैं। देन जो कस्टमर ने डिपॉजिट्स करवाए होते हैं वहां से देता है बैंक आपको लोन, या फिर अल्टीमेटली बैंक जो है खुद भी बोरोइंग करता है और उस बोरोइंग से आपको वो लोन दे रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द लोन्स। नाउ लेट्स डिस्कस टाइप्स ऑफ एडवांसेस। कितनी तरह के एडवांसेस, कितनी तरह की लेंडिंग बैंक आपको करता है, किस किस तरह के लोन्स, किस किस तरह के एडवांसेस डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स के तहत बैंक आपको देते हैं। सबसे पहला है कैश क्रेडिट। देखिए कैश क्रेडिट जो है वो बिजनेसमैन को दिया जाता है, जो बिजनेस फर्म होती है उनको दिया जाता है। कैश क्रेडिट में क्या होता है, जनरली बैंक क्या करता है, जो बिजनेस फर्म होती है, बिजनेसमैन जो होता है उसकी जो फर्म है उसकी जो करंट एसेट्स हैं और उसके जो बीआर है, बिल रिसीवेबल, और उसकी जो फिक्स एसेट्स हैं, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए उसकी एक लिमिट डिसाइड कर देते हैं कि आपको हम इतना क्रेडिट दे सकते हैं। किसके बेस पे, करंट एसेट के बेस पे और बीआर के बेस पे और फिक्स एसेट्स के बेस पे बैंक जो है इस बिजनेसमैन के खाते में उतना अमाउंट क्रेडिट कर देगा जितना कि बैंक को लगता है कि इतना अमाउंट हम इससे ले सकते हैं, इसकी करंट एसेट्स और उसकी बेस पे। तो ये करंट एसेट्स और जो फिक्स एसेट्स हैं ये हाइपोथिकेटेड हो जाती है। हाइपोथिकेटेड मतलब ये बैंक के पास एक किस्म से गिरवी रखी जाती है।
तो इनको गिरवी रखने के एवज में बैंक उसको कैश क्रेडिट दे देता है, उसके खाते में ही क्रेडिट कर देगा। अब ये बिजनेसमैन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना यूज करना चाहता है और कितना नहीं। जितना वो यूज कर लेगा उसके ऊपर उसको ब्याज देना पड़ेगा, जितना वो यूज नहीं करेगा उसके ऊपर उसको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो बिजनेसमैन को बैंक देता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स। वो उसके खाते में डाल देता है, आपने यूज करना है तो करो, नहीं करना है तो ना करो, जितना यूज करोगे उतना ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। दूसरी तरह की जो स्कीम है वो है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट दोस्तों याद रखिए हमेशा और हमेशा करंट अकाउंट के ऊपर दिया जाता है। जिन कस्टमर का, जिन बिजनेसमैन का करंट अकाउंट होता है उनको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या है? इसमें बैंक कस्टमर को अलाउ करता है कि वो ओवरड्रा कर सकता है अपने करंट अकाउंट से, जितने भी लिमिट बना के दिए बैंक वालों ने। मान लो करंट अकाउंट जो आपका है उसमें आपके 1 लाख रुपए पड़े और बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दे रखी है और वो लिमिट क्या है 20,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जितना अमाउंट बैंक के पास पड़ा है उससे 20,000 तक आप ज्यादा ओवरड्रा कर सकते हो। ये बैंक ने आपको फैसिलिटी दी है, ये सिर्फ और सिर्फ करंट अकाउंट वालों को दी जाती है। तो इससे कस्टमर क्या कर सकता है, अपना जो उसका बैलेंस है उससे ज्यादा अमाउंट निकाल सकता है जितना कि उसकी लिमिट डिसाइड की हुई है। तो ओवरड्राफ्ट जो है वो एज ए करंट अकाउंट का जो बैलेंस है उसी की तरह डील किया जाता है। ये भी अगेंस्ट सिक्योरिटी मिलता है, बिना सिक्योरिटी के ओवरड्राफ्ट नहीं देते आपको, वो आपसे कोई ना कोई सिक्योरिटी एज ए अगेंस्ट सिक्योरिटी आपको मिलता है। बट सबसे खास बात क्या है, ओवरड्राफ्ट जो है वो करंट अकाउंट के ऊपर मिलता है और कितना मिलता है ये वो बैंक डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंस। तीसरी तरह का जो एडवांस है वो है आपका डिमांड लोन। डिमांड लोन जैसे कि नाम से पता लग रहा है, दिस टाइप ऑफ लोन इज पेबल ऑन डिमांड। बैंक आपसे कभी भी डिमांड कर सकता है और आपको वो लमसम के अंदर एक ही बार में वो लोन देना पड़ेगा। एंटायर अमाउंट विल बी पेड इन वन टाइम, दैट इज कॉल्ड डिमांड लोन। जब भी आपसे बैंक डिमांड करेगा एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी की डेट पे, वो आपको एक बार में देना पड़ेगा। ये लोन भी आपको सिक्योरिटी के अगेंस्ट ही मिलता है और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। खास बात क्या है, ए डिमांड लोन इज दैट लोन विच कैन बी रिकॉल्ड ऑन डिमांड। रिकॉल्ड का मतलब वापस मंगाया जा सकता है डिमांड के ऊपर। बैंक आपसे कभी भी उसको डिमांड करके वापस मंगवाएगा और सारे का सारा आपको एक बार में देना पड़ेगा। देन देयर इज टर्म लोन। टर्म लोन जो है एक टर्म के लिए, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आपको दिया जाता है, लंबे पीरियड के लिए। स्पेसिफिक पीरियड जो है वो 1 साल से ज्यादा होता है और 10 साल के बीच में होता है, 1 से लेके 10 साल के बीच में होते हैं। टर्म लोन जो है वो भी अगेंस्ट सिक्योरिटी दिया जाता है, बट ये लंबे टाइम के लिए दिए जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड टर्म लोन, एक स्पेसिफिक पीरियड की। देन देयर इज क्लीन लोन। देखिए क्लीन लोन जो है एक नया टर्म है। क्लीन लोन जो है एक किस्म से आप इसको पर्सनल लोन ही बोल सकते हैं, बट क्लीन लोन में और पर्सनल लोन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्लीन लोन में क्या है, कस्टमर को कुछ अमाउंट एज ए लोन के रूप में मिलता है, बैंक एडवांस देता है कस्टमर को। बट खास बात क्या है, इसमें कोई भी आपको अगेंस्ट द सिक्योरिटी नहीं देना होता ये लोन, बट ये सिक्योरिटी इसमें चलती है गारंटर की। गारंटर जो होता है वो इसमें सिक्योरिटी देता है, उसकी सिक्योरिटी ही सबसे मेन मानी जाती है। और गारंटर जो है उसकी सैलरी इक्वल होनी चाहिए कस्टमर की सैलरी की। ये खास बात होती है क्लीन लोन की। और क्लीन लोन जो है वो 21 ईयर्स की एज से मिल सकता है। पर्सनल लोन जो आपको है वो 25 से लेकर के 25 साल के बाद की उम्र वालों को मिलता है। क्लीन लोन जो है वो आपको 36 मंथ से लेकर के 60 मंथ तक पे करना होता है। ये भी एक खास बात होती है। इंटरेस्ट रेट इसमें थोड़ी सी हायर होती है,
जो आपका कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट है इससे थोड़ी सी ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपको देनी पड़ती है। पर्सनल लोन में आपको कोई भी किसी भी गारंटर की आपको सिक्योरिटी नहीं देनी होती, बट क्लीन लोन के अंदर आपको एक गारंटर की सिक्योरिटी देनी होती है, एक गारंटर आपको देना होता है। इन द केस इफ यू आर नॉट पेइंग द अमाउंट, देन गारंटर विल बी लाइबल टू पे द अमाउंट। जब आपको लोन मिल जाता है तो सारे का सारा लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, जो कि आप इंस्टॉलमेंट में वापस करते हो। तो क्लीन लोन और पर्सनल लोन में क्या डिफरेंस है कि पर्सनल लोन में गारंटर नहीं चाहिए होता, बट क्लीन लोन के अंदर डेफिनेटली एक गारंटर चाहिए होता है जो गारंटी देता है। कोई भी सिक्योरिटी आपकी नहीं रखी जाती पर्सनल सिक्योरिटी, बट एक गारंटर की गारंटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और उस गारंटर की सैलरी या उसकी इनकम आपकी इनकम के बराबर होनी चाहिए, तभी वो गारंटर की गारंटी काम आएगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ क्लीन लोन। तो ये जो सैलरीड लोग होते हैं उनको बहुत ही इजीली मिल जाता है, उनके लिए काफी अच्छा रहता है, वो किसी की भी गारंटी दिला करके ये लोन ले सकते हैं और अपने खर्चों को निकाल सकते हैं। देन इसी सीरीज में नेक्स्ट जो आपका 6 नंबर का लोन है दैट इज कंज्यूमर क्रेडिट। देखिए कंज्यूमर क्रेडिट मींस एक किस्म से आप इसको कह सकते हैं कि जो बैंक आपको आपके पर्सनल खर्चों के लिए, आपकी जो कंज्यूमर की जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए बैंक आपको एक लोन दे रहे हैं। ये जो लोन होते हैं ये आपको अपनी जो डेली यूज की आइटम होती है, कंज्यूमर गुड्स होती हैं ड्यूरेबल, जैसे कि कार हो गई, एलईडी हो गया, इसके बाद आपका एसी हो गया, इसके बाद वॉशिंग मशीन हो गई, इन चीजों को खरीदने के लिए बैंक आपको कंज्यूमर क्रेडिट देता है। इसको हम एक किस्म से पर्सनल लोन भी कह सकते हैं, या फिर जो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है अपने खर्चों को चलाने के लिए, वो भी कंज्यूमर क्रेडिट का एक पार्ट है। मतलब कंज्यूमर की नीड्स को पूरा करने के लिए जो आपको क्रेडिट दिया जाता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर क्रेडिट। पर्सनल लोन भी इसी सीरीज में आता है कि आप अपने घर में एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी खरीदने के लिए, आप जो कुछ भी खरीदने के लिए आप जो लोन लेते हो दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर क्रेडिट। क्रेडिट कार्ड भी इसी का एक पार्ट है कंज्यूमर क्रेडिट का ही। तो ये आप जो है इंस्टॉलमेंट के अंदर देते हो विद इन ए कपल ऑफ ईयर्स। तो इसमें ईएमआई बन जाती है, और ईएमआई जो है आपको पे करनी होती है। तो मैक्सिमम आपको 5 साल तक के लिए और मिनिमम आपको 2 साल तक के लिए लोन मिल जाता है। देन देयर इज बिल परचेज्ड, ये भी एक किस्म से एक एडवांस है। देखिए बिल क्या होता है, बिल जो है जो सेलर ऑफ द गुड्स होता है, जो सेलर होता है वो एक बिल लिख के देता है, एक इंस्ट्रूमेंट लिख के देता है किसको, परचेजर, फॉर द पेमेंट ऑफ द अमाउंट एट ए पर्टिकुलर डेट। तो परचेजर इसको साइन करके अप्रूव कर देता है। अब ये परचेजर ने साइन कर दिया है बिल के ऊपर, इसका मतलब ये एक डॉक्यूमेंट बन गया है। और अगर सेलर को उस डेट से पहले ही अगर अमाउंट चाहिए तो वो बिल को किसके पास लेके चला जाएगा, बैंक के पास। तो बैंक जो है इसको मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही पेमेंट कर देगा और उस बिल को अपने पास रख लेगा एज ए सिक्योरिटी, और जब टाइम आएगा तो उसका पेमेंट हो जाएगा। तो बिल परचेज्ड बाय द बैंक इज आल्सो ए काइंड ऑफ एडवांस गिवन टू द सेलर। देन देयर इज बिल डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट है आपका बिल डिस्काउंटिंग। देखिए बिल बैंक के द्वारा डिस्काउंट किए जाते हैं, बैंक उनकी पेमेंट आपको पहले कर देता है। जो भी बिल आप लेके आते हो बैंक के पास, बैंक आपको डिस्काउंट करके आपको दे देता है। जो अमाउंट होता है बिल का, कमीशन काटने के बाद बैंक आपके कस्टमर के अकाउंट में डाल देते हैं। तो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक। तो बैंक क्या करता है, उस बिल को डिस्काउंट करके, मतलब अपना कमीशन काट करके बाकी जो अमाउंट है वो आपके खाते में क्रेडिट कर देगा, और बाद में जो पेमेंट आएगी वो पेमेंट उस पर्टिकुलर बिल से वो ले लेगा। तो बिल डिस्काउंटिंग इज आल्सो ए वेरी गुड फैसिलिटी, जिसमें बैंक आपको पहले ही पैसे दे रहा है, एक किस्म से आपको एडवांस ही दे रहा है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द बिल। देन देयर इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्रेडिट। बैंक जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के अंदर भी काफी सहायता करते हैं, लोन देते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के टाइम, वेरियस टाइप्स ऑफ लोन देते हैं वो। इसके लिए स्पेसिफिक एक एग्जिम बैंक भी बना हुआ है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये एक्सपोर्टर और इंपोर्टर दोनों की मदद करता है। एक्सपोर्टर को और इंपोर्टर दोनों को लोन देता है। अलग अलग तरह के लोन दिए जाते हैं, प्री शिपमेंट लोन भी दिए जाते हैं और आफ्टर शिपमेंट लोन भी दिए जाते हैं। तो ये भी बैंक जो है वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी काफी मदद करता है, उनको काफी एडवांसेस देता है। तो दीज वर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ एडवांसेस which a bank generally provides to its customer under the name of different schemes. नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ गुड लेंडिंग। देखिए, लेंडिंग बिजनेस का जो बैंक है उसका एक मेन काम है। 70% जो प्रॉफिट है वो कहां से आता है? लेंडिंग से आता है। तो लेंडिंग जो है वो एक मेजर सोर्स है इनकम का। तो ये इतना इजी नहीं है जितना कि आपको लगता है इजी है। लैंडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। जब भी बैंक लैंडिंग करता है, किसी को लोन देता है, तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। और दूसरा, ये इनकम का जरिया भी है। तो यहाँ पे बैंक मैनेजर को हमेशा कुछ प्रिंसिपल्स माइंड में रखने चाहिए। उन प्रिंसिपल्स को अगर वो माइंड में रखेगा तो बैंक की लैंडिंग जो होगी बड़ी प्रॉफिटेबल होगी, बड़ी सेफ होगी, बड़ी एफिशिएंट होगी और बैंक को नुकसान नहीं होगा। तो वो प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं जो एक मैनेजर को ध्यान में रखनी चाहिए? सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी ऑफ गुड्स। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है बैंक मैनेजर को क्या ध्यान में रखनी चाहिए? सेफ्टी ऑफ फंड्स, कि जो फंड्स बैंक ने दिए हैं वो सेफ भी है या नहीं। फंड्स किस तौर पे दिए हैं? जो भी आपने लोन दिया है, लोन के अंदर जो आपने पैसा दिया है वो सेफ भी है या नहीं। सेफ का क्या मतलब है? कि जिस बोरोवर को आपने पैसा दिया है क्या वो वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो लोन जो आप दे रहे हो, इट मस्ट बी ए सेफ लोन। सेफ का क्या मतलब है? कि इसके वापस आने के कितने ज्यादा चांसेस हैं। अगर वापस आने के चांसेस ज्यादा नहीं है तो इसका मतलब ये लोन आपने दिया है ये सेफ लोन नहीं है। तो बोरोवर जो है, बोरोवर की क्या ड्यूटी बनती है? बोरोवर की दो ड्यूटी बनती है कि एक तो प्रिंसिपल टाइम पे वापस कर दे और एक इंटरेस्ट वापस देता रहे। हमें दो ही चीजें चाहिए ना बोरोवर से, एक तो इंटरेस्ट और एक उसका प्रिंसिपल। तो लोन मस्ट बी गिवन टू द रिलायबल बोरोवर। तो सेफ्टी कैसे पता लगेगी? सेफ्टी कब होगी? जब हम एक भरोसेमंद और ईमानदार बोरोवर को लोन देंगे। देखिए, लोन जो है बहुत ही केयरफुली देना चाहिए मैनेजर को, क्योंकि लोन कहां से देते हो आप? बैंक लोन कहां से देगा? जो बैंक के पास डिपॉजिट्स आए हुए हैं, वो डिपॉजिट कहां से आए हुए हैं? पब्लिक से। इसका मतलब ये पब्लिक की मनी है। ये जो लोन आप देते हो, बैंक मैनेजर जो लोन दे रहा है, ये पब्लिक की मनी है, पब्लिक फाइनेंस। तो अगर कोई बोरोवर पे नहीं कर रहा, वापिस लोन पे नहीं करता, तो इससे पब्लिक का कॉन्फिडेंस बहुत लूज होता है। पब्लिक का कॉन्फिडेंस टूटता है किसमें? बैंक के अंदर। जैसे पीएनबी बैंक का घोटाला हुआ, नीरव मोदी वाला, तो उसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए डूबे। वो 9,000 करोड़ रुपए किसके थे? वो पब्लिक का पैसा था। तो इससे पब्लिक का काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस कम हुआ पीएनबी के अंदर। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी ऑफ फंड, सेफ्टी ऑफ लोन। कि जो आप लोन दे रहे हो वो हमेशा ही बहुत सोच समझ के, बोरोवर की कैपेसिटी को देखते हुए, ये पब्लिक का पैसा है, ये कोई फ्री का पैसा नहीं है। तो इसलिए कुछ बैंक जो है वो बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी या कह लो कि डिफेंसिव पॉलिसी रखते हैं लैंडिंग के टाइम। बहुत सोच समझ के, बहुत पैर फूक फूक के रखते हैं, बहुत इंक्वायरी करते हैं, बहुत डॉक्यूमेंट मंगाते हैं। तो बैंक को जो जब भी कोई लोन प्रपोजल आता है तो उसको केयरफुली और थ्रोली स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये लोन देने लायक है या नहीं देने लायक, क्या ये लोन सेफ है या नहीं है। सेफ्टी का मतलब कि क्या ये वापस आएगा या नहीं आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। दूसरा प्रिंसिपल है बेटा प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। यहां प्रिंसिपल लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी। दूसरा जो आपका प्रिंसिपल है, दूसरा जो आपका सिद्धांत है वो है लिक्विडिटी का सिद्धांत। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल।
At the time of giving loan, a manager should always keep in mind about the liquidity of the funds. कि आप जो लोन दे रहे हो वो लिक्विड होना चाहिए. जो भी आप लोन दे रहे हो, द लोन मस्ट बी लिक्विड. लिक्विडिटी से क्या मतलब है? लिक्विडिटी रेफर्स टू रेडीनेस. रेडीनेस का मतलब एकदम जबरदस्त तरीके से, फास्ट तरीके से, रेडली. व्हेन द एसेट इज कन्वर्टेड इनटू कैश विदाउट एनी नॉमिनल लॉस, दैट इज कॉल्ड लिक्विडिटी. कि बैंक के पास जो एसेट्स पड़ी हुई है, अगर वो उसको कैश में कन्वर्ट कर सकता है बहुत ही ज्यादा इजीली तरीके से और जल्दी तरीके से, विदाउट एनी लॉस, तो वो जितनी जल्दी रेडीली, जितनी रेडीनेस उसके अंदर होगी, उतनी ज्यादा लिक्विडिटी होगी. तो एक लोन अगर लिक्विड होगा, लिक्विड लोन का क्या मतलब है? अगर आपने एक शॉर्ट टर्म के लिए लोन दिया है, तो ये लोन कौन सा लोन माना जाएगा? लिक्विड लोन होगा, क्योंकि आप इसको बड़ी ही इजीली, जल्दी आपको ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. अब देखिए बात क्या आती है. हम यहां बात कर रहे हैं कि आपने जो लोन दिया है, बोरोवर को जो आपने लोन दिया है, अगर बोरोवर पैसा नहीं दे पाता है वापस, तो आपने इस लोन के बदले में उसके कुछ एसेट्स ली होंगी. वो एसेट्स कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, दैट इज द मीनिंग ऑफ द लिक्विडिटी. मान लो आपने एक लोन दिया बोरोवर को और आपने उससे कोई प्लांट ले लिया एज ए सिक्योरिटी. आपने उससे एक प्लांट लिया है, तो ये प्लांट अब आप इतनी जल्दी ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर इस प्लांट को आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे एक साल तक, तो इसका मतलब लिक्विडिटी वहां नहीं है. तो बैंक मैनेजर को ये खास ध्यान रखना चाहिए कि जो वो लोन दे रहा है, उसके अगेंस्ट जो सिक्योरिटीज वो ले रहा है, वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी. तो ज्यादा लिक्विडिटी के लिए लोन उन सिक्योरिटीज के अगेंस्ट देना चाहिए जो सिक्योरिटी आप अपने पास प्लेज के तौर पे रखते हो, जो हाईली शिफ्टेबल एसेट्स होती हैं. हाईली शिफ्टेबल का मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश वेरी इजीली. अगर बोरोवर पे नहीं करता प्रिंसिपल अमाउंट को, तो दीज एसेट्स, दोज एसेट्स विच यू हैव टेकन एज ए प्लेज, जो आपने एज ए सिक्योर्ड लोन के ऊपर ली है, उनको आप जल्दी कैश में कन्वर्ट कर पाओगे, तो बहुत अच्छा रहेगा बैंक के लिए. दूसरा, लिक्विडिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? लिक्विडिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जब आप आरबीआई से लोन लेने के लिए जाते हो, जब बैंक आरबीआई से कोई लोन लेने के लिए जाता है, तो आरबीआई क्या देखता है? लिक्विडिटी देखता है बैंक की. इसके लिए एक रेशो है, बैंक उस रेशो को देखता है, आरबीआई उस रेशो को देखता है. दैट इज कॉल्ड नेट लिक्विडिटी रेशो. नेट लिक्विडिटी रेशो क्या रेशो है ये? कि आपकी नेट लिक्विडिटी कितनी है, नेट लिक्विड एसेट्स कितनी है, डिवाइड बाय आपकी जो एग्रीगेट डिमांड और टाइम लाइबिलिटीज है. आपकी जो डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, जो आपने लाइबिलिटीज देनी है, डिमांड लाइबिलिटी और टाइम लाइबिलिटी, इसका जो रेशो बनेगा दैट इज कॉल्ड नेट लिक्विडिटी रेशो. ये रेशो जितना कम होगा, उतनी ही ज्यादा आपको आरबीआई को इंटरेस्ट रेट देनी पड़ेगी. तो इसलिए भी लिक्विडिटी बहुत जरूरी है. प्रिंसिपल ऑफ लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्या खास बात है लिक्विडिटी की? कि आप जो लोन दे रहे हो, उस लोन के अगेंस्ट जो आपने सिक्योरिटी ली है, जिन एसेट्स के वो आपने लिया है एज ए सिक्योरिटी, वो एसेट्स कितनी जल्दी कन्वर्ट हो जाएंगी कैश में, दैट इज द मेन पर्पज ऑफ द लिक्विडिटी. तो उन्हीं एसेट्स को आपको लेना चाहिए जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे. देन थर्ड इज प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ साउंड लैंडिंग. देखिए बैंक जो है उसको एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना होता है. प्रॉफिट किस लिए चाहिए बैंक को? ताकि वो इंटरेस्ट पे कर सके डिपॉजिटर्स को, जिन्होंने पैसा जमा करवाया है, अपने खर्चे निकाल सके,
और जो अल्टीमेटली जो है डिविडेंड दे सके और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी अपना मजबूत कर सके। तो इन 4-5 चीजों के लिए मेनली खर्चे चाहिए होते हैं बैंक। अब बैंक ये खर्चे कहां से निकालता है? बैंक लैंडिंग से कमाई करता है, लैंडिंग से उसको इंटरेस्ट मिलता है और इस इंटरेस्ट से वो डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देता है, एक्सपेंसेस पूरे करता है, डिविडेंड देता है और इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक रखता है। तो जितनी भी आप इनकम एक्स्ट्रा कमाते हो, जितना इंटरेस्ट आप लैंडिंग से चार्ज करते हो और जितना इंटरेस्ट आप लोगों को देते हो एज ए डिपॉजिटर, उसका जो डिफरेंस होता है वही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो बैंक जो है वो अलग अलग रेट के ऊपर, अलग अलग इंटरेस्ट रेट के ऊपर अलग अलग बोरोवर को लोन देता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस तरह का लोन है, कितना रिस्क इन्वॉल्व है, किस तरह की सिक्योरिटी आपको दी गई है। प्रॉफिट आपका ज्यादा होगा जब आपका रिस्क ज्यादा होगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक किसी को भी मुंह उठा के लोन दे देगा। ठीक है, मान लिया भी इंटरेस्ट रेट आप ज्यादा चार्ज करते हो जब आपका रिस्क ज्यादा होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक किसी को भी लोन दे देगा। ये हमेशा याद रखना चाहिए कि लैंडिंग रेट जो है वो दे आर अफेक्टेड बाय एग्रीमेंट, दे आर अफेक्टेड बाय व्हाट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज गिवन इन द फॉर्म ऑफ प्लेज और इंटर बैंक कंपटीशन कितना चल रहा है। तो बैंक को हमेशा प्रॉफिटेबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए, रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए, बाकी कंपटीटर क्या कर रहे हैं, बोरोवर किस तरह का है, बोरोवर क्या काम कर रहा है, बोरोवर की कैपेसिटी क्या है, बोरोवर ईमानदार है, बोरोवर वापस कर देगा पैसों को। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बैंक को लोन देना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। अब देखिए, कमर्शियल बैंक को जो है सिर्फ और सिर्फ बैंक का ये काम नहीं है कि बैंक सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग में ही अपना पैसा लगा के रखता है, कि बैंक सिर्फ लोन दे रहा है लोगों को, जो पैसा बैंक के पास आया है। बैंक उसको इन्वेस्ट भी करता है, जो पैसा इन्वेस्टर से मिलता है, बैंक को डिपॉजिटर से मिलता है, बैंक उसको इन्वेस्ट करता है शेयर्स के अंदर, डिबेंचर्स के अंदर, अलग अलग पोर्टफोलियो के अंदर। तो डाइवर्सिटी का सिद्धांत क्या कहता है? एक सिद्धांत होता है बेटा फाइनेंस के अंदर कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अपने सारे अंडे एक बास्केट में मत रखो, क्योंकि अगर ये बास्केट फूट गई तो सारे अंडे फूट जाएंगे। तो बैंक को क्या करना चाहिए? अलग अलग शेयर्स के अंदर, अलग अलग इंडस्ट्री के अंदर, अलग अलग जगहों पे अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक के पास अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट जो है वो डाइवर्सिफाइड होनी चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट एरिया के अंदर उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। इससे क्या है, रिस्क कम होता है। अगर एक इंडस्ट्री मान लो ऊपर चढ़ रही है, दूसरी नीचे गिर रही है, तो उससे बैलेंस हो जाएगा। तो बैंक को अपना रिस्क जो है वो फैला देना चाहिए, अलग अलग फर्मों को पैसा देके, अलग अलग इंडस्ट्रीज को, अलग अलग बिजनेस और अलग अलग ट्रेड के अंदर उसको पैसा लगाना चाहिए। अपना सारा पैसा एक जगह नहीं लगाना चाहिए, अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करना चाहिए। देन देयर इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी। सॉरी, देखिए लास्ट जो आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी है कि बिजनेस को जो अपना इन्वेस्ट करना है, बैंक जो आपकी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बैंक को इन्वेस्टमेंट उन शेयर्स, उन डिबेंचर्स, उन बॉन्ड्स के अंदर करनी चाहिए जो अच्छी फर्म्स हैं, जिनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है प्राइसेस के अंदर, उनकी इनकम के अंदर। क्योंकि बैंक जो है वो नुकसान नहीं झेल सकता, क्योंकि बैंक के पास पैसा किनका है? पब्लिक का। तो जो आपके पास पैसा पड़ा है, आपको उसको किस में लगाना चाहिए? उन कंपनीज के शेयर्स और डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के अंदर लगाना चाहिए जो स्टेबल है, जो रेप्यूटेड कंपनीज हैं, जो अच्छी कंपनी है, जो कई सालों से अच्छा प्रॉफिट दे रही है, उन्हीं में अपना पैसा लगाना चाहिए। और बैंक को ज्यादातर जो है वो डिबेंचर और बॉन्ड के अंदर पैसा लगाना चाहिए, ना कि शेयर्स के अंदर। शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि शेयर जो होते हैं वो बहुत रिस्की होते हैं। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर की प्राइस बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। तो स्टेबिलिटी को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब बात आती है कि प्रिकॉशंस टू बी कंसीडर्ड व्हाइल एडवांसिंग लोन्स। जब भी बैंक कोई लोन देता है तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए बैंक को एडवांसिंग लोन्स के टाइम?
व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस टू बी कंसीडर्ड, व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस टू बी फॉलोड, क्या फैक्टर बैंक को ध्यान में रखने चाहिए, कंसीडर करने चाहिए जब भी कोई लोन का प्रपोजल आता है। सबसे पहले तो बेटा बोरोवर को देखना चाहिए। देखिए उसी बोरोवर को बैंक को पैसा देना चाहिए, लोन देना चाहिए जिसका बैंक को कॉन्फिडेंस हो। देखिए अच्छी अप्रोच क्या होती है बैंक की, जो बैंक कस्टमर के ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर उसको भरोसा ही नहीं है, उसको लोन नहीं देना चाहिए। एक अच्छा बैंक हमेशा बोरोवर को जानने की कोशिश करता है नजदीक से, ये देखने की कोशिश करता है कि उसकी एबिलिटी क्या है। बोरोवर को जानने का मतलब क्या है कि बैंक ने मान लो बोरोवर को लोन देना है, तो बैंक उस बोरोवर को जानेगा तो सही ना, भी इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी एबिलिटी क्या है, एबिलिटी टू पे बैक द लोन। इससे भी ऊपर जो बात आती है वो होती है इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी मतलब ईमानदारी, कि वो ईमानदार भी है या नहीं। हो सकता है कि उसकी एबिलिटी हो, उसकी कैपेसिटी हो लोन देने की, बट उसकी इच्छा नहीं है, उसकी ईमानदार नहीं है वो। तो बैंक को हमेशा बोरोवर के बारे में पता कर लेना चाहिए, बोरोवर ईमानदार भी है या नहीं, कैपेसिटी तो बाद की बात है। तो ये सारी चीजें बैंक को क्लोजली देखनी चाहिए। ये बहुत ही खतरनाक होता है कि अगर बैंक जो है विदाउट एनी कॉन्फिडेंस इन द बोरोवर अगर उसको पैसे दे रहा है, जो इंटीग्रिटी है बोरोवर की वो अनडाउटेडली क्लियर होनी चाहिए, भी वो ईमानदार होना चाहिए अनडाउटेडली। दूसरा बिजनेस, दूसरा मेन पॉइंट क्या याद रखना चाहिए कि बिजनेस क्या कर रहा है बोरोवर। बिजनेस किसका, बिजनेस ऑफ बोरोवर, कि जो आदमी लोन लेने आया है उसका बिजनेस क्या है। कि बिजनेस का क्या मतलब है कि वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है, मार्केट में कंडीशन क्या चल रही है, वो बिजनेस फेल होएगा या फिर वो बिजनेस चलता रहेगा, उस बिजनेस का नेचर क्या है, वो किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है, कहीं वो इलीगल एक्टिविटी तो नहीं है। इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए बैंक को। तो बिजनेस का भी काफी डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि वो किस चीज का बिजनेस कर रहा है, आगे आने वाले टाइम में पूरे इकोनॉमी के अंदर उस बिजनेस की क्या अवस्था होगी, क्या कंडीशन होगी। केयरफुली स्टडी करनी चाहिए इन सारी कंडीशंस का। तो अगर बिजनेस जो वो कर रहे हैं वो रिस्की है तो लोन नहीं देना चाहिए। फिर बात आती है कैपिटल रिसोर्सेज ऑफ द बोरोवर। कैपिटल रिसोर्सेज का क्या मतलब है कि बोरोवर के पास जो रिसोर्सेज हैं वो कहां से आएंगे, बोरोवर के पास कैपिटल कहां से आएगी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप लोन देते हो। तो बैंक को जो है वो थ्रोली और केयरफुली सारी की सारी स्टडी करनी चाहिए कि कैपिटल रिसोर्सेज क्या होंगे बोरोवर, मतलब कि टोटल जो कैपिटल है बोरोवर की वो कितनी होगी। तो लोन का जो अमाउंट है बेटा वो उसकी कैपिटल के अमाउंट से हमेशा कम होगा, कि उस बिजनेस की टोटल कैपिटल कितनी है, कैपिटल रिसोर्सेज कितने हैं। मान लो 1 करोड़ का उसका कैपिटल है तो लोन उसको 70-80 लाख ही मिलेगा बस। तो बैंक को हमेशा बोरोवर की कैपिटल रिसोर्सेज को भी चेक कर लेना चाहिए कि इसके पास टोटल कैपिटल कितनी है। देन अमाउंट ऑफ द लोन, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो यही है कि अमाउंट कितना होगा लोन का। तो ये डिपेंड करता है कि पर्पस क्या है लोन का। अमाउंट तो बेटा तभी डिसाइड होगा ना जब पर्पस डिसाइड हो जाएगा। जो लोन लेने वाले का पर्पस है, पर्पस किस लोन के लिए ले रहा है, उसके पर्पस को बैंक के पर्पस के साथ मैच होना चाहिए। अगर उसका पर्पस सही नहीं है, जो बोरोवर है वो किस पर्पस के लिए ले रहा है, वो गैम्बलिंग पर्पस के लिए ले रहा है, इसका मतलब बहुत ज्यादा रिस्क है। और आरबीआई गैम्बलिंग पर्पस के लिए लोन देता ही नहीं, तो इसका मतलब बैंक का पर्पस और इसका पर्पस मैच नहीं कर रहा। तो फिर यहां पे बड़ा ही दिक्कत आ जाएगी। तो अमाउंट ऑफ द लोन के अंदर हम क्या देखेंगे कि अमाउंट कितना बनता है, और अमाउंट कितना बनता है ये कैसे डिसाइड होगा। ये 2 बातों पे डिपेंड करता है। अमाउंट जो है बेटा वो 2 बातों पे डिपेंड करता है।
एक तो ये है कि पर्पज किस लिए ले रहे हो आप, किस पर्पज के लिए ले रहे हो, ये पॉइंट आगे भी आएगा। और दूसरा ये कि आपकी कैपिटल कितनी है, आपके पास खुद के पास कैपिटल कितने की है, आप कितना लोन चाहते हो। तो इसके लिए बैंक को बहुत ही केयरफुली स्टडी करनी चाहिए, क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए कि कितना अमाउंट उसको देना चाहिए, कि क्या ये अमाउंट वापस भी आएगा या नहीं आएगा। अगर वो आदमी मना कर देता है तो कितना अमाउंट हमें वापस मिल पाएगा। ये सब बातें हमें याद रखनी चाहिए। फिर बात आती है वही सेम पॉइंट जो मैंने अभी करवाई दी है, पर्पज की। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जब भी आप लोन देते हो कि पर्पज क्या है। तो जो बोरोवर का पर्पज है लोन लेने का, वो आपके बैंक के पर्पज से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। देखिए, बैंक का जो पर्पज है वो आरबीआई के पर्पज से डिसाइड होता है। आरबीआई कुछ बताती है कि आपको इसलिए लोन देना चाहिए। अब जो बोरोवर का पर्पज है वो है गैम्बलिंग, वो गैम्बलिंग के लिए लोन लेना चाहता है, बट बैंक कभी भी गैम्बलिंग के लिए लोन नहीं देता। तो बैंक को हमेशा पर्पज देख लेना चाहिए कि किस पर्पज के लिए आप वो लोन ले रहे हो। अगर वो पर्पज प्रोडक्टिव पर्पज के लिए है तो वो लोन मिल जाएगा, अदरवाइज वो स्पेकुलेटिव पर्पज के लिए है या वो इलीगल एक्टिविटी के लिए है तब आपको लोन नहीं मिलेगा। देन सोर्स ऑफ रीपेमेंट, जब भी आप लोन देते हो, लोन देने से पहले ये तो देख लेना चाहिए ना कि रीपेमेंट एबिलिटी क्या है, कि वो पेमेंट आएगी कहां से, उसका सोर्स क्या होगा। आपने किसी को लोन दिया, उसके पास वापस करने का कोई सोर्स ही नहीं है, ना तो उसने कोई फैक्ट्री लगा रखी, ना उसने कोई प्लांट लगाया, ना उसने कहीं इन्वेस्ट किए। तो बैंक जो है रिलायबिलिटी चेक कर सकता है कि पेमेंट कहां से आएगी, भी जो पेमेंट देनी है वो आएगी कहां से, तो उसका सोर्स देख लेना चाहिए बैंक कि ये रीपेमेंट का सोर्स होगा क्या। देन सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एक लास्ट फैक्टर है जब भी आप लोन देते हो। हमेशा लोन जो है किसी अगेंस्ट सिक्योरिटी के दिया जाता है। सिक्योरिटी जो है एज ए सेफ गार्ड काम करती है अनसर्टेनिटी के अंदर, अगर लोन नहीं मिलता वापस तो। देखिए, अब सिक्योरिटी की जो बात आती है तो हमेशा बैंक को मैक्सिमम सिक्योरिटी रखनी चाहिए अपने पास, और लगभग सिक्योरिटी जितनी होती है उससे कम अमाउंट का ही लोन देना चाहिए। मान लो 10 करोड़ की सिक्योरिटी आपने देख ली तो मैक्सिमम लोन 7 या 8 करोड़ का ही मिलेगा बस। क्यों? क्योंकि ये सिक्योरिटी 10 करोड़ की तो है पर ये 10 करोड़ की बिकेगी नहीं। और दूसरा, अगर आपने 10 करोड़ के 10 करोड़ ही लोन दे दिया फिर तो भागेगा। और सिक्योरिटी के मामले में सबसे खास बात क्या होनी चाहिए, सिक्योरिटी जो है वो लिक्विड होनी चाहिए, जल्दी ही उसको आप कैश में कन्वर्ट कर लो, ऐसी सिक्योरिटी होनी चाहिए। अगर आप इसको इमरजेंसी के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते तो ऐसी सिक्योरिटी का कोई फायदा नहीं। तो बैंक को हमेशा जो अमाउंट सिक्योरिटी के रूप में रखा गया है, जो प्लांट मशीनरी, आपकी जो जमीन के कागज, जो भी आपने सिक्योरिटी के तौर पर रखा है, उसको डिटेल में स्टडी करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये सिक्योरिटी वाकई में ही इमरजेंसी के टाइम कैश में कन्वर्ट हो जाएगी या नहीं होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको लोन देते टाइम हमेशा याद रखने चाहिए। Thank you so much for listening. If you have any doubt, please contact me.